दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि आज की हमारी इस कहानी से जुड़ा हुआ है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको ये किस्सा समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों किस्सा कुछ ऐसा है कि आज से कई साल पहले एक असुर का जन्म हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाई हुई थी। क्योंकि दोस्तों वो असुर पूरे ब्रह्मांड में बुराई की हुकूमत जमाना चाहता था और वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। और दोस्तों देखते ही देखते उस असुर ने तीनों लोगों को तहस नहस कर दिया। अब इस पूरी तबाही को देखकर देवता ये समझ चुके थे कि उस असुर को उनमें से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए उन सभी देवताओं ने एकजुट होकर ईश्वर से ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस असुर को केवल आप ही रोक सकते हैं। हम सब आपके आगे सर झुकाकर ये मिन्नत करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। अब दोस्तों उन सभी देवताओं के दुख को समझते हुए शिव भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और वो उन सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए उस असुर से भिड़ गए। और भगवान शिव और उस असुर के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। और दोस्तों इस घमासान युद्ध में भगवान शिव ने उस असुर को मार गिराया। तो दोस्तों ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है इसे याद रखना, क्योंकि इसका हम कहानी में आगे भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जहां हम एक गांव के बाहर एक खेत में एक उल्का पिंड को गिरते हुए देखते हैं। पर दोस्तों क्योंकि वो उल्का पिंड ज्यादा बड़ा नहीं था तो इसीलिए गांव वालों को उसके गिरने का पता नहीं चला। अब इसके बाद जब सुबह होती है तो हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम रामू था। और जब रामू अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जाता है तो वो देखता है कि आज उसकी गाय काफी ज्यादा डरी हुई थी। पर दोस्तों रामू को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक उसकी गाय को क्या हुआ, आज वो ऐसे क्यों कर रही है। और जब वो खड़ा होकर अपनी गाय को चारा डालता है तो हम उसके पीछे एक साई को देख पाते हैं जिसे देखकर उसकी गाय डर रही थी। और दोस्तों अब जैसे ही रामू दूध निकालने के लिए दोबारा नीचे बैठता है तो एकदम से हवा का तेज झोंका आता है जिससे रामू भी अचानक से डर गया। अब दोस्तों वो इस झोंके को नजरअंदाज करके दोबारा दूध निकालना शुरू कर देता है। और वही कुछ ही देर में गांव में दूध वाला भी आ चुका था जिससे ये गांव वाले दूध लेते और बेचते थे। और दोस्तों जब सभी गांव वाले उस दूध वाले को दूध डाल रहे थे तो रामू भी अपनी गाय का दूध लेकर वहां आता है। और जैसे ही वो दूध वाला रामू से उसका बर्तन पकड़ता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रामू के बर्तन में दूध की जगह खून था, जिसे देखकर वो अचानक से काफी डर चुका था और वो उसके बर्तन को दूर फेंक देता है। और दोस्तों उसका इकट्ठा किया हुआ दूध भी वही बिखर जाता है। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम इंडिया के रिसर्च डिपार्टमेंट को देख पाते हैं, जहाँ इस डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। और दोस्तों ये मीटिंग उसी उल्का पिंड के बारे में थी जो कि उस गांव में गिरा था। अब दोस्तों यहाँ एक स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि जिस उल्का पिंड को हम पिछले 5 सालों से मॉनिटर कर रहे थे वो कल रात ही शंबाला नाम के गांव में गिरा है। हमें उस गांव में जाकर उस उल्का पिंड की जांच करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वो उल्का पिंड वहाँ के वातावरण पर कोई असर तो नहीं डाल रहा और कहीं उसकी रेडिएशन की वजह से उन लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि ठीक है, हम में से किसी एक को वहां जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि उस गांव में तुम में से कौन जाना चाहेगा। अब दोस्तों उस ऑफिसर के ऐसा पूछने पर उनमें से एक आदमी कहता है कि सर मैं तो उस गांव में नहीं जाने वाला, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है उस गांव के लोग बहुत ही आस्था रखने वाले लोग हैं। वो लोग साइंस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हम में से किसी को भी उस उल्का पिंड की जांच करने देंगे। अब दोस्तों तभी वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि ठीक है, अगर तुम में से कोई वहां नहीं जाना चाहता तो मैं वहां पर विक्रम को भेज देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच कोई जिद्दी ही टिक पाएगा। अब दोस्तों तभी वो स्टाफ मेंबर उसे कहता है कि सर आप वहां विक्रम को भेज तो रहे हैं, पर क्या आपको यकीन है कि विक्रम वहां टिक पाएगा, क्योंकि वो तो पक्का नास्तिक है और उस गांव में तो भगवान की आस्था के बिना कोई बात ही नहीं करता। विक्रम उन लोगों के बीच ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। दोस्तों वही हम कहानी के मेन कैरेक्टर यानी विक्रम से मिल पाते हैं, जो कि शंबाला जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और कुछ ही देर में उसे लेने के लिए एक गाड़ी भी वहां आती है जो कि उसे शंबाला लेकर जाने वाली थी। अब दोस्तों कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद विक्रम शंबाला पहुंच चुका था, जहां कांस्टेबल हनुमत उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ हनुमत विक्रम को कहता है कि वो इस गाँव में हर वक्त उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे यहाँ विक्रम की हिफाजत करने के लिए ही भेजा गया है। अब दोस्तों जान पहचान होने के बाद हनुमत और विक्रम दोनों ही इस गांव के सरपंच से मिलने के लिए निकल चुके थे।
और वही हम दूसरी तरफ गांव का सीन देख पाते हैं, जहां गांव का सरपंच और गांव के पंडित जी रामू के घर जा रहे थे, क्योंकि सभी गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि रामू की गाय इसीलिए दूध की जगह खून दे रही है क्योंकि किसी बुरी शक्ति ने उसे वश में कर लिया है। और अब दोस्तों रामू के घर पहुंचते ही पंडित जी उसे कहते हैं कि रामू, क्या तुम्हारी गाय ठीक हुई? क्या वो अब सही से दूध देने लगी? पर तभी रामू ने कहता है कि पंडित जी, उसकी हालत तो अब पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी है, क्योंकि ना तो वो अब चारा खाती है और ना ही अपने बछड़े को अपने पास आने देती है। अब दोस्तों ये बात सुनते ही वो पंडित जी रामू के हाथों में कुछ चावल पकड़ाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो ये चावल अपने हाथ में पकड़कर अपनी गाय के आसपास 4 चक्कर लगाकर आए। अब दोस्तों जैसे पंडित जी ने बोला था, रामू बिल्कुल वैसा ही करता है और जब वो अपनी गाय के 4 चक्कर लगाकर अपनी मुट्ठी खोलता है तो सभी गांव वाले एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रामू ने जो चावल अपने हाथों में पकड़े थे वो बिल्कुल काले हो चुके थे, जिन्हें देखकर वो पंडित जी सरपंच को कहते हैं कि हमें रामू की गाय को खत्म करना होगा, क्योंकि इसे किसी बुरी शक्ति ने अपने वश में करके शापित कर दिया है और ये गाय हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इसीलिए हमें एक खास विधि करके इसे खत्म करना होगा ताकि हमारे गांव पर वो बुरी शक्ति हावी ना हो सके। अब दोस्तों ये बात सुनते ही रामू की बीवी और उसकी माँ दोनों ही काफी दुखी हो चुकी थी और वो सरपंच को कहती हैं कि दया करके हमारी गाय को बख्श दीजिए, वो बस थोड़ी बीमार है, कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर फिर से दूध देने लगेगी। पर अब दोस्तों गांव वाले उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाले, तुम्हारी गाय की वजह से हम सब खतरे में आ सकते हैं, इसीलिए उसे तो खत्म करना ही होगा। तो दोस्तों इसके बाद गांव का सरपंच सभी गांव वालों को शांत करवाता है और वो रामू को कहता है कि देखो रामू, पंडित जी की बात मान लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम सभी गाँव वाले मिलकर तुम्हें दूसरी गाय दिला देंगे। अब दोस्तों सरपंच के ऐसा कहते ही रामू भी उनकी बात मान चुका था, पर तभी एक आदमी सरपंच को आकर बताता है कि इस रामू की मां ने उस गाय को खोलकर भगा दिया। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि रामू तो गांव वालों की बात मान चुका था, पर वहीं उसकी बीवी और उसकी मां इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। इसीलिए इससे पहले कि गांव वाले उस गाय के साथ कुछ करते, उससे पहले ही रामू की मां और उसकी बीवी ने उस गाय को भगा दिया। अब दोस्तों ये बात पता चलते ही रामू अपनी बीवी को सबके सामने थप्पड़ मार देता है और वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा, तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मनमर्जी करने लगी हो। अब दोस्तों वही गांव वाले उस गाय को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर वो गाय अब भागती हुई गांव से बाहर आ चुकी थी, जहां वो भागती हुई साइकिल पर आ रहे विक्रम और हनुमत से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर गए थे। अब दोस्तों तभी वो गांव वाले भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आते हैं, जिनमें से हनुमत एक आदमी को रोककर पूछता है कि क्या हुआ, तुम सभी गांव वाले ऐसे भागते हुए क्यों जा रहे हो? और तभी वो आदमी उन्हें कहता है कि पंडित जी ने उस गाय को मार देने के लिए कहा है, इसीलिए हम सभी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। अब दोस्तों इस आदमी की ये बात सुनकर विक्रम काफी शौक हो चुका था, इसीलिए वो हनुमत को पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये सब उस गाय को मारना क्यों चाहते हैं। अब दोस्तों तभी हनुमत उसे कहता है कि जब से इस गांव में वो उल्का पिंड गिरा है, तब से ही ये गाय दूध की जगह खून देने लगी है, जिसे ये गांव वाले शापित समझते हैं और इसीलिए पंडित जी ने उस गाय को मारने के लिए कहा होगा। अब दोस्तों ये बात सुनते ही विक्रम को काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि इस गांव के बारे में जो कुछ भी सुना था, ये गांव वाले तो उससे ज्यादा पागल हैं। क्या दूध की जगह खून देने पर ये उस बेजुबान को मार डालेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों अब ये बोलते ही विक्रम वो साइकिल उठाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था जहां उन्होंने गाय को पकड़ा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पहुंचते ही वो उन सबको कहता है कि गाय से दूर हट जाओ, अगर तुम में से किसी ने भी उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम सबको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब दोस्तों विक्रम की बात सुनते ही वो उसे कहते हैं कि तू कौन है, तू हमारे काम के बीच टांग मत अड़ा, चुपचाप यहाँ से निकल जा। अब दोस्तों क्योंकि विक्रम तो पीछे नहीं हटने वाला था, तो इसीलिए उसकी उन सभी के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम अकेला ही उन सभी को पीटकर उन्हें रस्सी से बांध देता है। अब जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वही हम दूसरी तरफ बाकी गांव वालों को देख पाते हैं, जो कि उसी उल्का पिंड के पास इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि उस उल्का पिंड का गांव पर जो प्रभाव पड़ रहा था, पंडित जी उसे रोकने के लिए एक खास विधि कर रहे थे
और अब दोस्तों जैसे ही ये विधि खत्म होती है तो पंडित जी सरपंच को बताते हैं कि ये जो पत्थर हमारे गांव में गिरा है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। अगर हमने इसका कोई हल नहीं किया तो पता नहीं हमारे गांव को इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों तभी सरपंच उससे पूछते हैं कि पंडित जी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर आपकी बात का मतलब क्या है। दोस्तों तभी वो पंडित जी उसे कहते हैं कि जैसे इसके यहाँ गिरने पर रामू की गाय दूध की जगह खून देने लगी, वैसे ही धीरे धीरे हम भी इसके प्रभाव में आने लगेंगे, यानी धीरे धीरे हम गाँव वाले भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि आसमां से सिर्फ ये पत्थर आकर ही नहीं गिरा बल्कि इसके साथ एक बुरी शक्ति भी यहाँ आ चुकी है जो कि धीरे धीरे हम पर भी काबू पाने लगेगी। अब दोस्तों सरपंच और पंडित जी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हम वहां पर विक्रम को आते देखते हैं, जो कि उस गाय और उसके पीछे पड़े गांव वालों को भी साथ लेकर आया था, जिन्हें उसने रस्सी से बांधा हुआ था। अब दोस्तों विक्रम को वहां आते देख सरपंच का बेटा उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसने गांव वालों को गाय को मारने से रोका था। तो इसीलिए सरपंच का बेटा उसे कहता है कि तू हमारे गांव में आई मुसीबत के बारे में नहीं जानता, तो इसीलिए मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि हमारे गांव के कामों के बीच टांग मत अड़ा। अगर तूने दोबारा ऐसा कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर दोस्तों तभी सरपंच उसे कहता है कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, पहले हमें इसकी बात सुननी चाहिए कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ करने क्या आया है। दोस्तों तभी विक्रम उन सबको बताता है कि मुझे यहाँ पर इस पत्थर की जांच करने के लिए भेजा गया है, मैं कुछ दिन यहाँ रहकर इस पत्थर की जांच करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप मुझे मेरा काम करने दें। मैं आपके किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा और ना ही आप मेरे किसी काम में दखल अंदाजी करना। अब दोस्तों ये बोलते ही विक्रम उस उल्का पिंड के पास जाने लगता है कि तभी वो पंडित जी उसे रोकते हुए कहते हैं कि बेटा तुम जिसे साधारण पत्थर समझ रहे हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमारे पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि मैंने इससे होने वाली घटनाओं को अभी महसूस किया है और तुम जितना इस पत्थर के करीब जाओगे ये तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। अब दोस्तों विक्रम उस पंडित जी की बातों को इग्नोर करता है और वहां पर की जाने वाली विधि का सामान भी हटा देता है, जिसे देखकर ये सभी गांव वाले काफी गुस्सा हो चुके थे। और दोस्तों वो सरपंच को बोलते हैं कि इसकी वजह से हम सभी खतरे में आ जाएंगे, इसीलिए इसे यहाँ से अभी निकालो, हम इसे यहाँ रहने नहीं दे सकते। अब दोस्तों तभी सरपंच उन्हें कहता है कि सब लोग शांत हो जाइए, ये यहाँ जो भी करने आया है हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पर मैं इसे एक बात बता दूं कि अगर इसकी वजह से हमारे गांव में कोई भी नुकसान हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों ये बोलकर सभी गांव वाले वहां से चले गए थे और विक्रम ने भी उस पत्थर की जांच का काम शुरू कर दिया था। और दोस्तों वो यहाँ पर रहने के लिए एक तंबू लगाता है जिसमें वो अपना सारा सामान रख लेता है और उसने रामू की गाय को भी वहीं पर बांध लिया था ताकि वो उसके आ रहे खून की जांच कर सके। तो अब दोस्तों इसके बाद जब रात होती है तो हम रामू को देख पाते हैं, जो कि आज बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो अपनी माँ और अपनी पत्नी पर बिना बात के ही गुस्सा करने लगा था और वो खाना खाते हुए भी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। और दोस्तों ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि मूवी की शुरुआत में हमने जो साई को देखा था उसने रामू के शरीर को अभी भी वश में किया हुआ था। और दोस्तों ये साया जिसको भी अपने वश में करता है वो उसे गुस्से और बुराई से भर देता है, जिसकी वजह से रामू भी ऐसा बर्ताव करने लगा था। और दोस्तों रामू जब अपने घर में खाना खा रहा था तो वो अपनी पत्नी से और खाना मांगता है, जिस पर उसकी पत्नी उसे कहती है कि जितना भी खाना बनाया था वो खत्म हो चुका है, हमने अपने हिस्से का खाना भी आपको दे दिया और अब घर में और खाना नहीं बचा। अब रामू इस बात से बहुत ज्यादा भड़क चुका था, जहां वो अपनी माँ और अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला बोलता है और उन्हें ऐसा बोलने के बाद वो घर से चला जाता है। अब दोस्तों वही दूसरी तरफ हम विक्रम को देख पाते हैं जो अब भी उस उल्का पिंड की जांच करने में लगा हुआ था, जहां जांच करते हुए उसे पता चलता है कि जिस जगह पर वो उल्का पिंड गिरा था बिल्कुल उसी जगह पर जमीन के नीचे एक सुरंग बनी हुई है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगा। और दोस्तों अब वो इस सुरंग में उतरकर देखने लगता है कि आखिर ये सुरंग यहाँ पर किस लिए बनाई गई होगी, जहाँ थोड़ी ही अंदर जाने पर उसे एक शिवलिंग भी दिखाई देती है, जिसे देखकर विक्रम भी काफी हैरान हो चुका था। वो इस सुरंग में पड़ी शिवलिंग को देखकर काफी सवालों में उलझ चुका था, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और अब दोस्तों इसके बाद जब सुबह होती है तो हम सभी गांव वालों को गांव के एक ढाबे पर देखते हैं, जहां रामू के साथ साथ और भी 4-5 आदमी मरे पड़े थे। और अब दोस्तों उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा, पर तभी साइड में खड़ा एक आदमी उन्हें बोलता है कि वो कल रात यहीं पर मौजूद था, जहां उसने देखा कि रामू यहाँ खाना खाने के लिए आया था और तब वो उसे काफी गुस्से में लग रहा था, जहां उसने आते ही यहाँ सबको मारना शुरू कर दिया
और उन सभी को मारने के बाद वो खुद भी अपना सर एक पत्थर से पीट पीट कर वहीं मर गया। तो अब दोस्तों इस आदमी की ये बातें सुनकर वो सभी गांव वाले काफी हैरान और दुखी हो चुके थे, क्योंकि एक ही रात में उनके गांव के 5 आदमी मारे गए। और दोस्तों ये सभी गांव वाले इसका जिम्मेदार विक्रम को ही मानने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कल ही विक्रम ने उस उल्का पिंड की जांच करनी शुरू की और ठीक उसके बाद ही हमारे गांव के 5 आदमी एक साथ ही मारे गए। इसीलिए वो सरपंच को कहते हैं कि सरपंच जी आप जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से भगाइए, नहीं तो अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों तभी सरपंच इस इलाके के एसआई और हनुमत को बोलता है कि मैं विक्रम की जितनी मदद कर सकता था मैंने उसकी उतनी मदद की, पर अब मैं गाँव वालों को और नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप उसे यहाँ से भेज दीजिए। तो दोस्तों अब इसके बाद एसआई और हनुमत विक्रम के पास जाते हैं, जहां वो विक्रम को कहता है कि सर हमें माफ कीजिए, पर आपको इस गांव से जाना होगा, क्योंकि कल रात गांव के एक आदमी ने 4 लोगों को मार डाला और उसके बाद उसने खुद की भी जान दे दी, और अब इसीलिए गांव वालों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर इसके बाद और कोई भी अनहोनी हुई तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों गांव के 5 लोगों की मौत के बारे में सुनकर विक्रम भी काफी हैरान हो चुका था और वो उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं आज शाम को ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद विक्रम उस एसआई और हनुमत को उसी सुरंग में लेकर जाता है, जहां वो दोनों भी इस सुरंग में आकर काफी हैरान हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो दोनों इतने सालों से इस गांव में रह रहे थे, पर फिर भी उन्हें आज तक इस सुरंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अब विक्रम उन्हें कहता है कि सर क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा, यानी इस शिवलिंग का इस गुफा में होना और इसके बिल्कुल ऊपर ही उस उल्का पिंड का गिरना, हो ना हो इस गांव में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। पर दोस्तों तभी वो ऐसा ही उसे कहता है कि विक्रम मैं मानता हूँ कि तुम इस सब का पता लगाना चाहते हो, पर मेरी बात मानो, अगर तुम इस गांव में अब भी रुके तो ये गांव वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग तुम्हारे विज्ञान को नहीं समझते, ये बस अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। तो अब दोस्तों विक्रम उसे कहता है कि सर मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आज शाम को ही इस गांव से चला जाऊंगा, पर उससे पहले क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं, यानी क्या आप मुझे उस डॉक्टर से मिलवा सकते हैं जिसने रामू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम उस आदमी को देख पाते हैं जिसने रामू को आखिरी बार ढाबे पर सबको मारते हुए देखा था। और दोस्तों जब रामू अपना सर पीट पीट कर खुद को मार रहा था तो उसके अंदर जो साया मौजूद था वो रामू के शरीर से निकलकर इस आदमी के शरीर में आ गया, यानी अब ये आदमी भी रामू की तरह उसी साये के वश में है, और इसीलिए अब वो साया इसे भी लोगों को मारने के लिए कहता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम विक्रम, एसआई और हनुमत को उसी डॉक्टर के पास देखते हैं जिसने रामू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। और यहाँ ये डॉक्टर उन सबको बताता है कि दरअसल ये केस मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई आदमी दूसरों को मारकर खुद अपनी जान क्यों देगा, पर जहाँ तक मैं पता लगा पाया कि इसकी मौत सुषुम्ना नाड़ी फटने की वजह से हुई है, यानी ये नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जो इंसानी शरीर में दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी तक जुड़ी हुई होती है, और अगर इस नाड़ी पर ज्यादा प्रेशर पड़ जाए तो इसके फटने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही रामू की भी मौत हुई है। अब दोस्तों ये बताने के बाद वो डॉक्टर रामू की गर्दन के पीछे एक जख्म को दिखाता है, जिसे दिखाते हुए डॉक्टर उन्हें कहता है कि रामू की गर्दन के पीछे खून की एक बड़ी सी गांठ बन चुकी थी, और इस गांठ के फटने की वजह से ही रामू की सुषुम्ना नाड़ी फट गई और ये वहीं पर मर गया। पर अब सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये खून की गांठ यहाँ पर बनी कैसे। अब दोस्तों तभी विक्रम उस डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की, आपने हमें इसके बारे में जो कुछ भी बताया उससे हमारी काफी हेल्प होगी। तो दोस्तों अब इसके बाद हम गांव का सीन देखते हैं, जहां हम उसी लकड़हारे को देख पाते हैं जिसे उस साई ने अपने वश में किया हुआ था। और दोस्तों इस लकड़हारे के बारे में गांव की एक लड़की को पता चल चुका था, जो कि सीधा जाकर इसके बारे में विक्रम को बताती है। अब दोस्तों जब विक्रम उसके साथ जाकर उस लकड़हारे को देखता है तो उसकी गर्दन के पीछे भी वैसी ही गांठ दिखाई देती है जैसी डॉक्टर ने रामू की डेड बॉडी पर दिखाई थी, जिसे देखने के बाद विक्रम इस सब के बारे में उसी डॉक्टर को बताता है, जहां वो डॉक्टर विक्रम को कहता है कि हमें इस लकड़हारे को बेहोश करके यहाँ लाना होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि आखिर ये खून की गांठ बन कैसे रही है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में कैसे जा रही है।
तो अब दोस्तों विक्रम, डॉक्टर एसआई और हनुमत गांव में आ जाते हैं, जहां वो उसी लकड़हारे के घर के बाहर खड़े होकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे थे। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब वो लकड़हारा घर के बाहर आता है तो वो उसकी गर्दन के पीछे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो लकड़हारा वहीं पर बेहोश हो चुका था। और दोस्तों इसके बाद वो उसे एक वैन में डालकर उसे हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों वहीं विक्रम का भी गांव में आज आखिरी दिन था, तो इसीलिए वो हनुमत को कहता है कि हनुमत मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी ये गांव वाले गांव में कुछ भी होने पर उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं, इसीलिए मैंने उस उल्कापिंड के सैंपल्स ले लिए हैं, तो मैं बाकी की जांच लैब में ही कर लूंगा। पर दोस्तों तभी हनुमत उसे कहता है कि सर आपके बारे में गांव वाले जो भी सोचें, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। आप ऐसा करिए कि आज रात मेरे घर में ही रुक जाइए, क्योंकि इतनी रात को आपका जाना सही नहीं होगा, और वैसे भी मेरा घर तो गांव के बाहर ही आता है, इसीलिए गांव वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब दोस्तों इसके बाद विक्रम और हनुमत दोनों ही उसके घर चले गए थे, जहां हनुमत उसे अपनी बेटी से मिलवाता है। और दोस्तों वो विक्रम को कहता है कि सर जब ये छोटी थी तो इसकी माँ एक बीमारी की वजह से चल बसी, और इसके बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। पर सर ये शुरू से ही पढ़ाई में काफी होशियार रही है, अगर आप इसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों तभी विक्रम उसे कहता है कि क्या सच में ये इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, तब तो मुझे इसकी पेंटिंग्स देखनी होगी। तो अब दोस्तों हनुमत उसे कहता है कि सर आप इसकी पेंटिंग्स देखिए, मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तो अब दोस्तों विक्रम उसकी बेटी के साथ थोड़ी बातें करता है, जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी पेंटिंग्स देखने लगा था। और दोस्तों जैसे ही विक्रम उन पेंटिंग्स को देखता है तो उसे याद आता है कि ये डिजाइन उसने पहले भी कहीं देखे हैं, और दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर उसे याद आता है कि ये सब कुछ उसने उसी सुरंग में देखा था जहां वो उल्कापिंड गिरा था। पर दोस्तों सुरंग के अंदर विक्रम ने जो चित्र देखे थे वो आधे अधूरे बने हुए थे, पर वही हनुमत की बेटी ने जो पेंटिंग्स बनाई हुई थी उनमें वो चित्र पूरे बने हुए थे, जिन्हें देखकर विक्रम भी काफी शॉक हो चुका था। इसीलिए वो जल्दी से हनुमत को पूछता है कि ये जो चित्र तुम्हारी बेटी ने बनाए हैं ये उसने कहाँ देखे थे। दोस्तों तभी हनुमत उसे कहता है कि सर मुझे नहीं पता, ये तो आपको मेरी बेटी ही बता सकती है। और दोस्तों तभी विक्रम उसकी बेटी को पूछता है कि बेटा तुमने ये जो चित्र बनाए हैं ये तुमने कहाँ देखे थे, क्या तुम्हें याद है कि ये चित्र कहाँ बने हुए थे। दोस्तों तभी वो बच्ची उसे कहती है कि अंकल मैंने ये चित्र गांव के मंदिर में बने हुए देखे थे, मैंने वहीं से देखकर इन्हें बनाया था। तो अब दोस्तों इसके बाद विक्रम जल्दी से मंदिर में पहुंचता है, जहां वो उन्हीं डिजाइन को देखता है जो कि पेंटिंग्स में बने हुए थे, जिन्हें देखने पर उसे पहले तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही वो उस डिजाइन के पास एक मशाल लेकर जाता है तो उसे वहां पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ था ये उसी युद्ध के बारे में था, जो कि मूवी की शुरुआत में हमने भगवान शिव और उस असुर के बीच होते हुए देखा था। और जब विक्रम उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जब भगवान शिव ने उस असुर को मारा तो उसके पसीने की एक बूंद धरती पर आ गिरी, जो कि धीरे धीरे एक बड़ा सा कीड़ा बन गई, जो कि हमेशा बुराई और पाप करने के लिए भूखा रहता था। और दोस्तों वो कीड़ा जितने पाप करता था वो उतना ही ताकतवर होता जाता था, और वो ऐसे ही बुराई और पाप करते हुए एक बहुत ही बड़ा साया बन चुका था, जो कि देखते ही देखते इंसानी शरीर को अपना शिकार बनाने लगा, जिसके चलते उसने कई इलाकों को तबाह कर दिया। पर दोस्तों ऐसे ही एक दिन जब उस साये ने जंगल में ध्यान लगा रही एक योगिनी के शरीर को अपने वश में किया तो वो उसके शरीर को काबू नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों उस योगिनी ने अपने लालच, गुस्से और काम उत्तेजना पर काबू पा लिया था, जिसकी वजह से वो साया उसी योगिनी के शरीर में कैद होकर रह गया। और दोस्तों ये सब उस योगिनी ने अपने गुरुओं को भी बताया, जिसके पता चलने पर उन गुरुओं ने मानवता को बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया। और दोस्तों वो फैसला ये था कि उन्होंने उस योगिनी को कहा कि अगर हमें इस साये को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसे तुम्हारे शरीर में ही कैद रखना होगा, और जब वो किसी दूसरे इंसानी शरीर में जा नहीं पाएगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसके बाद वो योगिनी और गांव वाले एक गुफा में जाते हैं, जहां वो योगिनी एक शिवलिंग के आगे बैठकर समाधि ले लेती है। पर दोस्तों समाधि में जाने से पहले उस योगिनी ने सभी गांव वालों को कहा कि आप लोग इस गुफा के ऊपर 3 पत्थर रख दो, जिन्हें वहां से कभी हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पत्थर वहां पर रहेंगे तब तक इस गांव में कोई बुराई हावी नहीं होगी और इस गांव के लोग शांति से अपनी जिंदगी जी पाएंगे।
तो अब दोस्तों ये सब जानकर विक्रम ये समझ चुका था कि जिसे वो अब तक अंधविश्वास समझ रहा था वो कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि इस गांव का इतिहास है। यानी जो साया इस गांव के लोगों को वश में कर रहा है वो उसी सुरंग से दोबारा आजाद हो चुका है जहां उस योगिनी ने उसे हमेशा के लिए बंद किया हुआ था। क्योंकि दोस्तों उस योगिनी ने उस सुरंग के ऊपर जो पत्थर रखवाए थे वो उस उल्का पिंड के गिरने से टूट चुके थे, जिसकी वजह से वो साया वहां से आजाद हो गया। अब दोस्तों ये सब पता चलने के बाद जब विक्रम हनुमत के घर पहुंचता है तो वहां पर ऐसा ही आकर उन्हें बताता है कि वो लकड़हारा गाड़ी से भाग गया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो इंजेक्शन इन्होंने उस लकड़हारे को लगाया था उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो पुलिस की गाड़ी से भाग गया। तभी विक्रम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो किस तरफ भागा है। तभी वो ऐसा ही उसे कहता है कि सर वो भागता हुआ इसी गांव में आया है, इसीलिए मैं पहले आपके पास आया ताकि आपको बता सकूं। अब दोस्तों वो तीनों वहां से जाने ही लगे थे कि तभी सरपंच का बेटा वहां आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि मैंने उस लकड़हारे को यहीं पास में देखा है, वो सामने वाले खेत में छुपा हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद वो चारों उसे ढूंढने के लिए खेतों में चले गए थे, जहां विक्रम उन्हें कहता है कि हमारा उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं वो कितने ही लोगों की जान ले लेगा। अब दोस्तों विक्रम उन्हें ये बोल ही रहा था कि तभी उन्हें वहां पर वो लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि उन चारों को उस खेत में झांसा देकर उलझाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों जैसे ही वो चारों अलग अलग होते हैं तो वो एकदम से हनुमत के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो घसीटते हुए खेत के बाहर ले आया था। और दोस्तों हनुमत के चिल्लाने की आवाज सुनते ही विक्रम और एसआई भी वहां पहुंच चुके थे, जहां वो देखते हैं कि वो लकड़हारा हनुमत के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ा था। पर दोस्तों इससे पहले कि वो लोग हनुमत को बचा पाते वो लकड़हारा उसके ऊपर वो पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से हनुमत वहीं पर मारा गया। और दोस्तों अब जैसे ही सुबह होते गांव वालों को इसका पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो चुके थे और वो डंडे और लाठी लेकर विक्रम को मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें लग रहा था कि विक्रम को अब तक इस गांव से चले जाना चाहिए था। वो हनुमत के घर रुका इसीलिए अब वो भी मारा गया। और अब जैसे ही वो गांव वाले विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पंडित जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हम सब लोग जिस इंसान को इस सब का जिम्मेदार मान रहे हैं वो इस सब का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमारे गांव में तब से हो रहा है जब विक्रम यहाँ आया भी नहीं था। यानी रामू को उस साये ने पहले ही वश में कर रखा था, विक्रम तो उसके बाद इस गांव में आया है। तो अब दोस्तों तभी वो गांव वाले पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी आप भी इसकी साइड ले रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इसकी वजह से गांव में क्या कुछ हो रहा है। पर तभी वो पंडित उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब इसकी जांच करने की वजह से नहीं बल्कि उस उल्का पिंड के गिरने से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि उस उल्का पिंड के उस पत्थर से टकराने की वजह से वो पत्थर टूट गया, जिसकी वजह से वो साया अब तक रुका हुआ था। अब दोस्तों ये सब सुनते ही वो गांव वाले पंडित जी को कहते हैं कि अब क्या होगा, हम सब गांव वाले उस बुरी शक्ति से कैसे बचेंगे, क्या हम सब ऐसे ही गांव वालों को मरते देखें। पर दोस्तों तभी विक्रम उन्हें कहता है कि कई साल पहले एक योगिनी ने उस साये को वश में किया था, क्योंकि वो योगिनी अंदर से बिल्कुल शुद्ध थी और हम सबको भी उस योगिनी के जैसे ही अंदर से खुद को शुद्ध करना होगा। यानी हम सबको भी अपने अंदर की बुराई, लालच और अपनी काम उत्तेजना पर काबू पाना सीखना होगा। इसी तरीके से हम उस साये को अपने वश में कर सकते हैं। अब दोस्तों तभी वो गांव वाले उसे कहते हैं कि अगर वो साया किसी के शरीर में कैद भी हो जाता है तो हम उसे हमेशा के लिए खत्म कैसे करेंगे। तभी विक्रम उन्हें कहता है कि एक बार वो साया हमारे वश में आ जाए उसके बाद हम उसे खत्म करने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। पर दोस्तों तभी वो पंडित जी उन्हें कहते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, वो साया जिसके भी शरीर में हुआ हमें एक खास विधि करके उस शरीर को जलाना होगा, इसी तरीके से हम उस साये को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। अब दोस्तों ये सुनते ही गांव वाले काफी डर चुके थे और यहाँ विक्रम भी पंडित जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और वो पंडित जी को कहता है कि ये तरीका सही नहीं है, अगर उस साये ने किसी इंसान को वश में कर भी लिया तो इसमें उस इंसान का क्या कसूर है, हम किसी को ऐसे ही मार नहीं सकते। अब दोस्तों वो गांव वाले काफी डरे हुए थे तो इसीलिए वो पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी हमें कैसे पता चलेगा कि वो साया अब किसके शरीर में है। तभी विक्रम उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि वो साया जिसके भी शरीर में हुआ उसकी गर्दन के पीछे एक बड़ी सी गांठ बन जाएगी और जिसकी भी गर्दन के पीछे खून की वो बड़ी सी गांठ हुई समझो वो साया उसी के शरीर में है। अब दोस्तों ये सुनते ही वो गांव वाले अपनी अपनी गर्दन चेक करने लगे थे कि कहीं उनकी गर्दन के पीछे वो गांठ तो नहीं बनी हुई। और दोस्तों ऐसे ही वो गांव वाले पूरे गांव के लोगों की गर्दन चेक करने लगे थे। वो गांव के बच्चों और बुजुर्गों में भी वो साये को ढूंढ रहे थे, पर दोस्तों काफी ढूंढने पर भी उन्हें वो गांठ किसी की गर्दन के पीछे नहीं दिखी।
तो अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम विक्रम को हनुमत के घर पर देखते हैं। और दोस्तों यहाँ विक्रम को हनुमत की काफी याद आ रही थी, क्योंकि जब से विक्रम इस गांव में आया था तब से ही हनुमत उसकी काफी मदद कर रहा था। और उसकी बेटी को देखकर विक्रम का मन और भी दुखी हो चुका था, क्योंकि दोस्तों उस बच्ची के बचपन में ही पहले तो उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी और अब उसके बाद उसका बाप यानी हनुमत भी इस दुनिया में नहीं रहा। और अब दोस्तों विक्रम इस गांव में जितने भी दिन रुकने वाला था वो हनुमत की बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो उसे अच्छे से पढ़ा लिखा भी रहा था और हनुमत की तरह ही उसकी देखभाल भी कर रहा था। पर दोस्तों आज जब विक्रम उसके बालों में कंघी करने लगता है तो उसे उस बच्ची की गर्दन पर वही गांठ दिखाई देती है, जिसे देखकर विक्रम काफी शॉक हो चुका था, क्योंकि दोस्तों वो समझ चुका था कि वो साया इसी बच्ची के अंदर है। और इसीलिए उसे अब काफी टेंशन भी होने लगी थी कि अगर गांव वालों को इस बच्ची के बारे में पता चल गया तो वो इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि आज रात ही वो इस बच्ची को गाँव से लेकर चला जाएगा। और दोस्तों रात होते ही विक्रम ऐसा करता भी है, जहां गांव से जाते हुए उन्हें एक आदमी ने देख लिया था। और दोस्तों ये बात वो आदमी जल्दी से जाकर सरपंच को बताता है कि वो साया अब हनुमत की बेटी के शरीर में है, जिसे विक्रम इस गांव से लेकर जाना चाहता है। पर दोस्तों अब ये बात सुनते ही सरपंच का बेटा अपने आदमियों को लेकर विक्रम पर हमला कर देता है और वो पीट पीट कर विक्रम की काफी बुरी हालत कर देते हैं, जहां वो विक्रम को कहता है कि तूने अब तक बहुत मनमर्जी कर ली, अब इस गांव में हम किसी की भी जान नहीं जाने देंगे। और दोस्तों वो ये बोलते ही विक्रम को फिर से पीटना शुरू कर देते हैं, जहां वो उसे अधमरा करके उस बच्ची को अपने साथ लेकर गांव में आ चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ बाकी के गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे, जहां पंडित भी उस साय को खत्म करने के लिए अपनी खास विधि शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों आज वो उस बच्ची के साथ साथ उस साय को भी हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे, जिसके लिए वो उस बच्ची को तैयार करके उस विधि में बिठा देते हैं। और दोस्तों जहां एक तरफ ये विधि चल रही थी वही हम दूसरी तरफ विक्रम को देख पाते हैं, जिसे पूरी तरह से होश तो नहीं आया था, पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ खुद को खड़ा करता है। और दोस्तों तभी उसे वहां पर वो लड़की दिखाई देती है जिसने पहले उसे लकड़हारे के बारे में बताया था। और वो यहाँ विक्रम को बताते हुए कहती है कि वो लोग उस बच्ची को गांव में लेकर गए हैं ताकि वो अपनी खास विधि करके उसे खत्म कर सकें, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां जाना होगा, नहीं तो पता नहीं वो उस बच्ची के साथ क्या करेंगे। अब दोस्तों ये बात सुनते ही विक्रम जल्दी से गांव की तरफ भागता है, जहां जब वो गांव में पहुंचता है तो गांव के कुछ लोग उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं ताकि वो उस विधि को रोक ना सके। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उस बच्ची को भी जबरदस्ती पकड़कर उस विधि में बिठाया हुआ था। पर इतने में ही विक्रम देखता है कि पंडित के घंटी बजाने पर उस बच्ची को काफी तकलीफ होने लगी थी, मानो घंटी की आवाज सुनकर बच्ची के अंदर जो साया मौजूद है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि दोस्तों उस घंटी की आवाज सुनकर वो बच्ची काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और वो चिल्लाते हुए ऐसी आवाज निकाल रही थी मानो कोई बड़ा सा जानवर चिल्ला रहा हो, जिसे देखकर विक्रम और गांव वाले भी काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। पर अब दोस्तों उस बच्ची को देखकर विक्रम ये समझ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है, इसीलिए वो जल्दी से हिम्मत जुटाकर उन आदमियों से खुद को आजाद करवाता है। और दोस्तों उसने मंदिर पर लगी हुई घंटियों को खोलकर अपने हाथ में बांध लिया था। और अब जैसे ही विक्रम को पीटने के लिए कोई आगे बढ़ता तो विक्रम उन घंटियों से उनको जोर जोर से पीटने लगता ताकि उस घंटी की आवाज उस बच्ची के कानों में पड़े और वो साया उसके शरीर से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों विक्रम को मारने के लिए जो भी आगे आता तो विक्रम जोर से उन घंटियों से उस पर वार करता, जिसे सुनकर वो बच्ची जोर से चिल्लाने लगती। और अब विक्रम भी उन सबको पीटता हुआ जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है और दोस्तों वो उस बच्ची के पास जाकर जोर जोर से घंटियां बजाने लगा था, जिसकी वजह से वो साया उस बच्ची के शरीर को छोड़कर बाहर निकल आया था। और दोस्तों उस साय को देखकर सभी गांव वाले काफी डर चुके थे कि कहीं वो साया अब किसी और के शरीर में ना चला जाए। पर दोस्तों विक्रम लगातार उन घंटियों को जोर जोर से बजाने लगता है, जिसकी वजह से वो साया किसी के शरीर में नहीं जा सका और वो वही हवा में ही खत्म हो गया। अब दोस्तों ये सब देखकर गांव वाले विक्रम के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे थे, क्योंकि जिसे वो आज तक अपना दुश्मन समझ रहे थे उसी इंसान ने इतना सब सहकर भी उन्हें उस बुरे साय से आजाद करवाया। पर दोस्तों यहाँ विक्रम किसी से कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप हनुमत की बेटी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है।
और दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो विक्रम उस बच्ची को अपने साथ लेकर गांव से निकल जाता है। जहां जब वो गांव से जा रहा था तो सभी गांव वाले उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और गांव का सरपंच विक्रम को कहता है कि हम सब ने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हमारा पूरा गांव तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। पर दोस्तों तभी विक्रम उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं था, बल्कि उस बुरी शक्ति ने ही आप सबको वश में किया हुआ था। क्योंकि जब से वो साया उस सुरंग से आजाद हुआ था तब से ही इस गांव में बुराई और लालच काफी बढ़ चुका था, तो इसीलिए आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और दोस्तों आगे विक्रम उन्हें कहता है कि हमारी टीम यहाँ आकर इस उल्का पिंड को ले जाएगी और मेरी आप सबको ये विनती है कि किसी की भी बातों में आने से पहले उस चीज की खुद जांच पड़ताल कर लिया कीजिए ताकि आप लोग अंधविश्वास से बचे रहें। अब दोस्तों ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है और उसने जाते जाते रामू की माँ को भी उसकी गाय लौटा दी थी, क्योंकि दोस्तों अब वो बिल्कुल सही से दूध देने लगी थी। अब दोस्तों इसके बाद विक्रम उन सभी को अलविदा कहकर गांव से बाहर आ चुका था, जहां वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। पर दोस्तों तभी विक्रम को वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि गांव में हर बार उसकी मदद करने के लिए आया करती थी। यानी इसी लड़की ने विक्रम को लकड़हारे के बारे में बताया था और एंड में भी उस बच्ची को बचाने के लिए इसी लड़की ने विक्रम को भेजा था। और दोस्तों विक्रम उस लड़की के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने इस गांव में मेरी काफी मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है कि जहां ये सारे गांव वाले मेरे खिलाफ थे वहां तुम मेरी मदद क्यों करती रही। दोस्तों तभी वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई पाप नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारी मदद करनी चाहिए और बस इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। पर दोस्तों तभी विक्रम उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं, हम तो कभी मिले भी नहीं। पर दोस्तों तभी वो लड़की उसे जो जवाब देती है वो सुनकर विक्रम एकदम से शॉक हो चुका था। दोस्तों वो लड़की उसे कहती है कि गांव में आते ही जब तुम उस सुरंग में गए थे तो वहां जाकर तुम सबसे पहले मुझसे ही तो मिले थे। अब दोस्तों इस लड़की के ऐसा बोलते ही विक्रम समझ चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही योगिनी है जिसने कई सालों पहले उस साय को अपने वश में किया था और उसने ऐसा करते ही उस सुरंग में जाकर समाधि ले ली थी। अब दोस्तों ये समझने के बाद विक्रम जैसे ही सामने देखता है तो वो देखता है कि योगिनी वहां से गायब हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।